हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एनबीएफसीज़ क्या होते हैं। मेजरली अपनों को ये देखना है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती है। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्राइमरी डीलर्स, इसको समझ लेते हैं। कल तक क्या क्या चीज़ें देख ली थी हमने, देखा था कि 5 टाइप के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, जो एग्जीम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नाबफिड जो अपने थे। तो अब हम देख रहे हैं प्राइमरी डीलर क्या होते हैं। तो प्राइमरी डीलर ऐसे बैंक या फिर नॉन बैंक, इसमें बैंक भी हो सकते हैं या नॉन बैंक भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटी खरीदते हैं। यानी दे डील इन प्राइमरी मार्केट, दैट इज डायरेक्टली बाय फ्रेश जी सैक फ्रॉम आरबीआई ई कुबेर। क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। यानी कि जो आरबीआई का उन्होंने पहले देख रखा है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो होता है आरबीआई का, उससे सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं, यानी ख़रीदते हैं फ्रेश सिक्योरिटीज़ को, और बाद में उनको सेकेंडरी मार्केट में बेचने में मदद करते हैं। यानी कि एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि आरबीआई की मदद करते हैं ये, या फिर आरबीआई के साथ ही असिस्टेड होते हैं। आरबीआई की हेल्प करने के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म से पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे और फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यहाँ समझने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी इतना याद रख लो कि ये प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटी खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी खरीदते हैं और सेकेंडरी मार्केट में उन्हें बेचते हैं। आगे जब अपने बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने अच्छे से क्लियर करेंगे एक एक लाइन टू लाइन की प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। उसके बाद में अब बैंक भी हो सकते हैं प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंक भी हो सकते हैं। तो ये प्रेजेंट में देखें तो 20 से ज़्यादा प्राइमरी डीलर्स को लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई से ये काम करने के लिए। आरबीआई इनको लाइसेंस देती है, चाहे बैंक हो या नॉन बैंक हो। अब देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वो अलग सेपरेट टॉपिक था, अब अपना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक अलग टॉपिक है। नॉन बैंकिंग मतलब कि बैंक तो नहीं है वो, लेकिन काम क्या कर रही है, बैंक की ही तरह काम कर रही है, बैंकिंग जैसी ही सर्विसेज दे रही है लोगों को। जैसे लोन देना हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इशू करना हो गया, या ऐसी सारी चीज़ें है। क्या वो कंपनीज़ है? तो याद रखना, बैंक नहीं है बट प्रोवाइड्स द सर्विसेज सच एज लोन, एडवांसेस, ये सारी सर्विसेज देती है। और ये क्या है, कंपनीज़ है। तो किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, 1956 या 2013, इन दोनों कंपनीज एक्ट जो है उनमें रजिस्टर्ड है, नाम है इनका, उनमें रजिस्टर होती है पहले, और उसके बाद में इनका सुपरविज़न देखे तो बैंक की तरह ही काम करती है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का। इनके लिए नॉर्म, इनके ऊपर कंडीशंस अलग अलग अप्लाई कर सकता है आरबीआई, और इनको रेगुलेट करना कि मतलब इन पे अथॉरिटी किसकी है, कि कौन इनके ऊपर रूल्स बनाएगा, कौन इनको गाइड कर सकता है, ये भी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई एनबीएफसी है, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उस पर इंश्योरेंस वाली अथॉरिटी जो है, फाइनल अथॉरिटी है आईआरडीएआई, वो उसको गवर्न करेगी या रेगुलेट करेगी। अगर आरबीआई बैंकिंग मैटर से रिलेटेड करवा रही है तो आरबीआई करेगा। सिक्योरिटीज़, शेयर्स, इन सब से रिलेटेड कर रही है तो सेबी करवाएगा। तो ये सुपरविज़न उनका डिपेंड होता है टाइप ऑफ एनबीएफसी, कि वो एनबीएफसी क्या काम कर रही है, उससे उस पर डिपेंड होता है कि क्या, कौन गवर्न उसको करेगा। अब एंट्री कैपिटल क्या है, पहले आने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, मतलब एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए स्पेसिफिक नहीं है कोई भी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इनको नॉर्म्स असाइन कर सकता है कि भाई आपके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, ऐसा करके कोई फिक्स नहीं है, तो वैसे भी याद नहीं रखना। अब टोटल अपने देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कितनी है, 1190 है, 10,190 है, सॉरी, ये याद नहीं रखना है, डाटा याद रखना है कितनी है, लगभग 10,000 है अपने पास एनबीएफसीज। अब ये चीज़ याद रखनी है कि एनबीएफसी दो प्रकार की या दो टाइप्स की हो सकती है। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो सकती है अपने पास, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग मतलब डिपॉजिट, पैसा एक्सेप्ट कर रही है लोगों से, और नॉन डिपॉजिट मतलब लोगों से कोई पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये लोन ही प्रोवाइड कर रही है, पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो देखो कि डिपॉजिट टेकिंग में भी कौन सा डिपॉजिट, अपने पहले पढ़ के आए थे पहली क्लास में, डिपॉजिट दो प्रकार के हो सकते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट और वो दूसरा वाला करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वाला जो हो गया, तो डिमांड डिपॉजिट जो हो गया। लेकिन इसमें कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी ये,
टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करती है एनबीएफसी, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स्ड टर्म के लिए अपने एफडी वगैरह करवाते हैं ना, वो लंबे टाइम के लिए पैसा दे इन्वेस्ट कर दिया, उस पर ब्याज मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो सिर्फ एनबीएफसीज जो है उनमें डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग दो हो सकती है, और डिपॉजिट टेकिंग में भी टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकती है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती एनबीएफसी कोई भी प्रकार की। उसके बाद में इनके जो डिपॉजिट है, इन्होंने पैसा जो लोगों से लेके जमा कर रखा है, वो कौन से एक्ट में रजिस्टर, ये जो डीआईसीजीसी नाम का एक्ट है, डीआईसीजीसी एक्ट किस लिए है कि ये डिपॉजिट की गारंटी देता है कि मतलब मान लो किसी बैंक ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसा वापस नहीं दे रहा, भाग गया बैंक, तो लोगों का पैसा कैसे मिलेगा अब। तो ये एक्ट है अपना डीआईसीजीसी, ये क्या करता है कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है लोगों को कि भाई अगर आपके बैंक ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, भाग गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो आपको 5 लाख तक के रुपए ये डीआईसीजीसी नाम की अथॉरिटी देगी इस एक्ट के तहत जो भी है। लेकिन ये जो एनबीएफसी में अगर पैसा जमा कराया तो उसकी गारंटी डीआईसीजीसी एक्ट भी नहीं लेता है। तो ये याद रखना कि इनके डिपॉजिट डीआईसीजीसी में कवर्ड नहीं है। उसके बाद में देखो, चेक बुक इशू नहीं कर सकती, डेबिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती, और क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। ये कांट इशू देयर चेक बुक और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये इशू कर सकती है। क्रेडिट कार्ड यानी लोन लेने वाला जो होता है अपने पास। और एसएलआर एप्लीकेबल होगा इस पर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 2 थे, सीआरआर, एसएलआर वाला वो जो बैंक को खुद के पास पैसा रखना था, तो वो एप्लीकेबल होता है एनबीएफसी पे। कौन सी पे होता है? जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है उन पे ही एप्लीकेबल होता है एसएलआर कोटा, और सीआरआर किसी भी कंपनी एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी प्रकार की पे। एसएलआर भी सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग पे होता है। बेसल नॉर्म्स कल भी डिस्कस किए थे अपनों ने, तो ये बेसल नॉर्म्स जो है वो भी दो प्रकार की एनबीएफसीज पे ही अप्लाई होगा। एक तो एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब जो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही थी, उस पे होगा बेसल नॉर्म अप्लाई, और एक एनबीएफसी होती है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है लेकिन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है कि कंट्री की ग्रोथ को या फिर उसको ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है वो कहीं ना कहीं, उतना पैसा उनके पास। तो ऐसी जो कंपनीज या बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। तो वो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, डिपॉजिट नहीं ले रही, लेकिन उनमें जो भी सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है ना, उन पे भी अप्लाई होगा बेसल नॉर्म। तो ये याद रखना, डिपॉजिट टेकिंग पे और नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है उन पे अप्लाई होता है। और कैन इन्वेस्ट क्लाइंट मनी इन शेयर, और अब ये लोग क्या कर सकते हैं, एनबीएफसी पैसा लेके, अब फिक्स टर्म वाला पैसा ले रहा है लोगों से, उस पैसे को आगे शेयर मार्केट में लगा सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड में लगा दिया या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में लगा दिया, ऐसा कर सकता है। हालांकि कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकते, वो शेयर मार्केट में पैसा आगे, अपनों ने डिपॉजिट अगर बैंक में जमा कराया ना, तो कमर्शियल बैंक आगे उसको शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, बॉन्ड मार्केट में लगाएंगे, वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड्स में ही लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, लेकिन एनबीएफसी लगा सकती है। फिर लोन इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कैसा बिजनेस है, उस पर डिपेंड करेगा लोन इंटरेस्ट भी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैव सरफाइसी पावर्स बट ऑल टाइप्स ऑफ, हाँ आगे अपने देखेंगे सरफाइसी क्या होता है, कि जब कोई लोन नहीं भर पाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कोलेटरल रखी हुई होती है उसके कागज़, तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सरफाइसी एक्ट होता है, तो उसके अंदर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कवर होती है सरफाइसी के अंदर, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अपने प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बाकी और प्रकार की एनबीएफसीज इसमें कवर नहीं होती है। तो ये कुछ था आपका एनबीएफसी के बारे में इन्फॉर्मेशन। कल अपने देखेंगे कि कौन कौन सी एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, कौन सी को सेबी रेगुलेट करता है, कौन सी को आईआरडीआई रेगुलेट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो वाली अपने चीज़ें देख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।